यू डोंट नीड टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द जीडीपी। कोई अगर स्कूल नहीं भी गया है तो उसे भी जीडीपी समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल है जीडीपी। आप अपने सारे खर्चे का हिसाब रखते हो, क्या खर्च, क्या खाया आपने, क्या पिया आपने, कहाँ सब्सक्राइब किया या कहाँ घूमने गए, तो उसका टोटल रखते हो तो देश का भी हिसाब रखा जाता है ना। उसी को आप समझ जो जीडीपी कहते हैं। आओ समझते हैं एकदम स्क्रैच से। मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं, है ना, जीडीपी। अब ये फुल फॉर्म वगैरह बताना है क्या? बता देता हूँ। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि टोटल घर में कितना घरेलू उत्पाद। अब अब इसको, इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ ना, तो जो भी आपका सामान है, जो भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है, आप जो भी माल बना रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, जैसे आप हॉस्पिटल डॉक्टर हो तो आप अपनी सर्विस दे रहे हो, आप प्लम्बर हो आप अपनी सर्विस दे रहे हो, आप इंजीनियर हो आप अपनी सर्विस दे रहे हो। गुड्स यानी कि आप कुछ सामान बेच रहे हो, खाने पीने की चिप्स है तो वो गुड्स हो गया, आप कंप्यूटर लैपटॉप बेच रहे हो तो वो गुड्स हो गया। ये सारी गुड्स और सर्विस जो भी अपने देश की बाउंड्री के अंदर बने, किसके अंदर? अपने देश की नेशंस बाउंड्री में। अपने देश की बाउंड्री में जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। अब ये होता है कि बाउंड्री मतलब कौन सी बाउंड्री समझे, राइट। ऐसा होता है कि हम कौन सी बाउंड्री लें, तो हम लेंगे पॉलिटिकल बाउंड्री। अभी जैसे अपना अगर यहाँ पे अगर इंडिया है, इंडिया के बाहर यहाँ पे कोई आइलैंड वगैरह वो भी हमारा ही है, बट वो एक्चुअल में ये देश के, ये जो जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं, ये देश यहाँ पे भी कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो भी किसका कहलाएगा पार्ट? वो हमारे इंडिया का एक पार्ट कहलाएगा। तो गुड्स और सर्विस जो भी नेशन के बाउंड्री में। अब ना अपन एकदम सिंपल तरीके से उठाते हैं। जीडीपी को आप कैसे समझो? जीडीपी को आप समझो एक इनकम की तरह। अब मान लो ये एक पूरी कंट्री है, इस पूरे कंट्री में सिर्फ मैं हूं और आप हो। मैं हूं ए और आप हो बी, और मैं ना बार्बर हूं, समझो मैं आपके नाई हूं, आपका बाल काटता हूं। तो अब आप मेरे पास आए हेयर कट के लिए, मैंने आपसे 200 रुपीज चार्ज कर लिया, और इस पूरे कंट्री में सिर्फ मैं और आप है, तो इस देश की जीडीपी कितनी होगी? 200 रुपीज। तो जीडीपी क्या होता है? इनकम होता है। जीडीपी इज इक्वल्स टू इनकम। ये फंडा आपको क्लियर हो गया, जीडीपी इनकम। अब ना अपन बात लेके जाते हैं, फॉर्मूलेज वगैरह बहुत होते हैं, फॉर्मूला छोड़ो, एक सिंपल सा लाइन है, उसको आपको दिमाग में बस हल्का सा रखना है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जीडीपी, जीडीपी को अपन ऐसे लिखते हैं, सी प्लस आई। रुको रुको अभी बात जाओ मत, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी चीज है। तो ये जो सी होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि खपत। आप घर पे कोई चीज सामान लेकर के आए, खाने पीने की चीजें, आप कुछ सर्विस वगैरह कर, आप कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस ले रहे हो, नेटफ्लिक्स ले रहे हो, अमेजॉन प्राइम ले रहे हो, खाने की चीजें ले रहे हो, साबुन तेल कंघी, जो भी चीजें आप जो भी कंजम्पशन कर रहे हो वो हो जाता है सी। और ये क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? जो कॉर्पोरेट करता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो या फिर बॉन्ड्स वॉन्ड्स कर रहे हो, ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं, ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है। और फिर उसके बाद में जो ये होता है, ये जी, जी क्या होता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये होता है कि जो सरकार खर्च कर रही है, रोड बना रही है, रेलवे बना रही है, हाईवे बना रही है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल। ये जो एक्स क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या? कि जो आप सामान बाहर देश के बेच रहे हो, यहाँ पे माल बना के आप दूसरे देशों में जाके बेच रहे हो। और ये क्या होता है? इम्पोर्ट, यानी कि दूसरे देश से माल आप मंगा रहे हो अपने यहाँ। ये तो बहुत हो गया सिंपल। अब ना अपन इसको एक्चुअल में मीनिंग एक एक को पकड़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक एक का मतलब क्या है। ये जो कंजम्पशन है ना, ये कौन सा कंजम्पशन है? यानी खपत। ये कौन सा कंजम्पशन होता है? ये होता है हाउस होल्ड, यानी कि आप अपने घर में रोज रोज के खर्चे के लिए जो आप चीजें खर्च करते हो वो। अब आप कोई भी चीज को कंज्यूम, यानी कि आप उसकी खपत कब करोगे? जब आपके पास इनकम होगा, जब आपके पास पैसे होंगे, राइट। आपके पास इनकम होता है, आप उसमें से कुछ टैक्स वैक्स भरते हो, फिर उससे जो भी चीजें आपको खरीदनी होती है, टेबल कुर्सी पंखा फैन प्लास्टिक बॉटल, जो भी चीजें आप खरीदते हो वो सब कुछ खर्च कहाँ से करते हो? इनकम से। तो मेरा आपके लिए ये एक सवाल है कि अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप कैसे, मतलब वो अगर आपके पास इनकम नहीं है तो क्या वो कंजम्पशन में ऐड होगा या नहीं होगा? ये बताओ, सिंपल सा सवाल है। अब होगा ऑब्वियसली। मान लो कि आप 2 महीने, 2 मंथ्स हो चुके हैं, अब 2 महीने से आप बेरोजगार और आपके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तो 2 महीना आपको जिंदा रहने के लिए भी खाना पीना तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो, भले आपके पास पैसे हो ना हो। तो आप वो कंजम्पशन तो आपको मैंडेटरी, आप कंजम्पशन तो आप करोगे ही हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कंजम्पशन तब आप कहाँ से करोगे? जब आपके पास कोई इनकम नहीं है, नो इनकम। अगर आपके पास कोई इनकम है ही नहीं तो आप कंजम्पशन कहाँ से करोगे?
तो ना आप कंजम्पशन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपके पास जो भी एसेट्स वगैरह है या आपके पास चीजें कुछ पड़ी होंगी उन आप उन्हें बेचोगे, या फिर क्या करोगे, बोरो करोगे, यानी कि क्या करोगे, उधार, मनी, जो पैसा है आप दूसरे से उधार लेकर उसके बाद आप खर्च करोगे। तो ये हो गया कंजम्पशन का फंडा। अब ना इसी कंजम्पशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है। इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि सरकार को अगर जीडीपी बढ़ानी है, राइट, सरकार को अगर जीडीपी बढ़ानी है तो उसको टैक्स कहां से कट करना चाहिए, अमीरों से, या फिर बोल सकते हैं ना रिच, रिच से, या फिर पुअर से, कहां से टैक्स करने पे ज्यादा फायदा आएगा, या फिर आप ऐसे बोल दोगे कि अपर क्लास, वहां पे से अगर सरकार टैक्स करेगी तो ज्यादा जीडीपी में फायदा होगा, या फिर मिडिल एंड लोअर क्लास में से अगर टैक्स सरकार कम करती है तो ज्यादा फायदा होगा। पॉज करो वीडियो, 2 मिनट सोचो। सोच लिया? अब ना मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। मान लो ये हमारे यहाँ पे अपर क्लास में, अगर मान लो जैसे अंबानी जी, अडानी जी वगैरह हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अब मान लो इन सब के लिए ना, एक बार के लिए मान लो इन सब के लिए टैक्स था पहले 30%, 30% स्लैब था। अब ना गवर्नमेंट ने काट के इनका टैक्स को कर दिया 25%। तो क्या इन लोग आज खुशी खुशी हो जाएंगे कि भाई मेरा टैक्स ना 30 से 25 हो गया, चलो आज जाके मैं एक टीवी खरीद के लाता हूँ, एक नया वॉशिंग मशीन खरीद लूंगा, एक नया रेफ्रिजरेटर खरीद के लाऊंगा? ऐसा होता है क्या? शायद तो नहीं। पर वहीं दूसरी जगह जो एक आम आदमी होगा, नॉर्मल कॉमन मैन, जो नॉर्मल कॉमन इंसान होगा, कॉमन मैन, उसका आप अगर वहीं पे टैक्स जैसे ही कट हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो जाते ही सबसे पहले जो भी चीजें खर्च करनी थी वो खर्च करने लगे, वो टीवी उठा के लेके आएगा, ओवन लेकर के आएगा, फ्रिज उठा के लेके आएगा, जो भी चीजें, मतलब उसको जब टैक्स आप कट करते हो ना, जब नॉर्मल कॉमन क्लास, लोअर क्लास या मिडिल क्लास से जब आप टैक्स कट कर रहे होते हो, तो वो सीधा, वो जो पैसे बचाने वाला था वो सीधा स्पेंडिंग में जाता है, उससे क्या हो जाता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो किससे ज्यादा इफेक्टिव होता है, अगर मैं पूछा जाएगा कि रिच का टैक्स कट करना या फिर पुअर का टैक्स कट करना, कौन सा चीज ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा हमारे जीडीपी को बढ़ाने में, तो पुअर का। समझ में आ गया? फंडा क्लियर? चलो अब ना अपन अपन जाते हैं नेक्स्ट पे। कंजम्पशन हमने पढ़ लिया। अब अपन चीजें पढ़ अब अपन पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट आप याद रखो, ये जो आपका, जो आप गोल्ड में या बॉन्ड्स में, शेयर्स में, गोल्ड्स को एक बार के लिए हटाओ, शेयर्स में, बॉन्ड्स वगैरह में, जो भी आप ये जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो ना, ये नहीं आता है प्लीज। ये चीज को आप एकदम दिमाग में मान कर रखो कि ये जो पर्सनल फाइनेंशियल मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है पता है? कॉर्पोरेट्स का। कॉर्पोरेट्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है ना, ये वो इन्वेस्टमेंट। आप आओ, आप मान लो आप पार्ले जी की कंपनी हो, आप आओगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाओगे, आप अपनी फैक्ट्री बनाओगे, तो फैक्ट्री के लिए आप खर्च करोगे एक सेटअप करने के लिए, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ना अपन केस, इसको केस लेके एक समझते हैं। अब कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब होगा? अब मानो आप ना एक बहुत बड़े कंपनी के, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, अब आप गए हो यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मान लो आपकी कंपनी बिस्किट्स बनाती है, मान लो बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके। अब आप पैसा लेके गए, आप देख रहे हो कि जो इंडिया का जो ना गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, या फिर बोल सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड, या फिर जो एफडी है, वहां से आपको मिल रहा है 6% रिटर्न। हाइपोथेटिकल है पूरा, एकदम समझो, 6% इंटरेस्ट पर ईयर आपको मिल रहा है। और अगर आप यही सब बिस्किट विस्किट सेटअप वेटअप करते हैं, और आप अपना जो भी बिजनेस सेटअप करते हैं, तो वहां से आप कमाते हैं मान लो 4%। तो आप क्या करोगे? आप जाके अपना बिजनेस सेटअप करोगे, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री वगैरह बनाने में, या बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे? सिंपल सी बात है भाई, आप बिजनेसमैन हो, ऑब्वियसली आपको पैसा कहाँ ज्यादा मिल रहा है? आपको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर इस एफडी में ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप जाके सीधा एफडी में कर दोगे। तो ये क्या हो गया ना, ये भी एक तरीका है। इस तरह से क्या करती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट को ना, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको फ्लक्चुएट करके, इंटरेस्ट रेट को जैसे घटा दिया, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, अनअट्रैक्टिव लगने लगा कि मैं क्यों जाके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। तो उन लोग, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट जीडीपी को भी कंट्रोल में कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके। अब वही दूसरी तरफ मान लो, अब अगर मान लो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर जो एफडी है, इसका इसका रेट गवर्नमेंट ने घटा के कर दिया भाई 1%। तो अब क्या करोगे इस केस में? इस केस में ऑब्वियसली आप जाओगे, अब बिजनेस अपना डालोगे, क्योंकि वहां से आप डाल के जो 4% के आसपास रिटर्न कमा सकते थे, राइट? अब मेरा सवाल समझो। क्या इज इज इंटरेस्ट रेट, द ओनली कंडीशन
दी ओनली कंडीशन टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिंग। क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही देख के इन्वेस्टिंग की चीजें ऊपर बढ़ती है या घटती है? कौन सी इन्वेस्टिंग की बात हो रही है पता नहीं, ये जीडीपी वाली इन्वेस्टिंग की बात करें। 1 मिनट शांति से पॉज करो, सोचो। सोच लिया? इसका जवाब है नो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट रेट हमारे देश में कम होगा तो जब सारे कॉर्पोरेट्स आके अपना स्पेंडिंग करने ही लग जाएंगे। अगर उसको एग्जांपल लेना है ना, तो आपको एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कोविड का टाइम पकड़ो। कोविड के टाइम पे तो इंटरेस्ट रेट काफी घट गए थे। कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा घट गए थे, और कुछ कुछ जगह पे तो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गया था, शायद यूरोप वोरोप में, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे नेगेटिव हो गया था। तो उस केस में क्या आके प्राइवेट वालों ने आके पैसे पूरे बहुत डाल डाल के इन्वेस्टमेंट करके जीडीपी बढ़ा दी क्या? नहीं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करता, ये सब बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है कि पेंडेमिक आ गया, अभी महामारी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि आपके यहाँ पे, आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे लॉस कैसे हैं, करप्शन वगैरह है कि नहीं, गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट हमेशा नहीं बोल सकते। इसमें और भी चीजें, और भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं हमेशा। तो अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट रेट को आप कैसे रिलेट करोगे, तो इंटरेस्ट रेट इज द नेसेसरी कंडीशन, मतलब जरूरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख करके इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो और भी फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। तो जीडीपी का हमने दो बातें खत्म कर ली। पहले कंजम्पशन, दूसरा हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट। अब क्या बात करेंगे अपन? अब पढ़ते हैं अपन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने वो फॉर्मूले में क्या लिखा था, जी से डिनोट किया था, राइट? तो ये कौन सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है? जो भी सरकार है ना, पैसे को लेके लेती है हमसे, टैक्स में कलेक्ट करती है हमसे पैसा, और कहाँ कहाँ खर्च करती है। जैसे हॉस्पिटल्स बनाएगी, स्कूल बनाएगी, रेल बनाएगी, हाईवेज, रोड्स, ये जो भी चीजों में जो सरकार खर्च कर रही होती है ना, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। अब आप सोचो कि गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? हमसे जो टैक्स कलेक्ट करती है वही उसको लेके यहाँ पे खर्च करती है। तो ना, यहाँ मैं आपके सामने ना दो टर्म बोलता हूँ। दो टर्म कैसे, कौन सा टर्म है? एक होता है ना, ये बोला जाता है बजट बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, कमी। एक होता है बजट सरप्लस, राइट? अगर बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपका जो इनकम है, गवर्नमेंट सरकार का जो इनकम है, उससे ज्यादा सरकार अपना खर्चा कर रही है, यानी एक्सपेंस। मतलब अगर सरकार टैक्स से 100 करोड़ रुपए कमा रही है, तो सरकार खर्च कर रही है 200 करोड़ रुपए। तो ये क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट। यानी आप कमा कम रहे हो लेकिन खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो आप डेफिसिट में, आपकी कमी है ऑलरेडी। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि आप कमा रहे हो 500 करोड़ रुपए और आप खर्च कर रहे हो सिर्फ मान लो 100 करोड़ रुपए। तो इस केस में क्या, इसको बोलते हैं बजट सरप्लस, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। अब ना, अपन इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। अब आपके सामने मैं एक नया टर्म लाता हूं। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम ना एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी परस्यू करने जा रहे हैं। अब बोलोगे कि एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी, रुको रुको रुको, मैं एकदम समझाता हूँ। एक्सपांश एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बोलती है कि हम ना एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक्सपांशनरी फिजिकल, ये सब टर्म्स आप जनरली, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस न्यूज आर्टिकल्स, मिंट वगैरह पे, ये सब पे जब भी आपने ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, ये जो आते हैं, हम इसी को देख के स्किप कर देते हैं। अब इसके बाद आप स्किप नहीं करोगे। तो फिजिकल का पहले तो मतलब समझ, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो होता है, फिजिकल मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट बोल रही एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी कि सरकार कह रही है कि हम ना फैलेंगे, एक्सपांड करना चाहता है इकोनॉमी, एक्सपांशनरी का मतलब। तो सरकार क्या करेगी पता है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चे जो है ना, एक्सपेंस बढ़ा देगी। तो जब एक्सपेंस को बढ़ा देगी, या फिर टैक्सेस को घटा देगी, या तो टैक्सेस को घटा देगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपांशनरी हो जाएगा। एक्सपांशनरी कैसे? कि अब ये करने से क्या हो रहा है? ये करने से ये हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो जी है, वो बढ़ रहा है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। फॉर्मूला क्या था हमारा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी और आई तो हमने देख लिया। तो जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो जो जी है वो बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी। तो क्या हुआ? ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में अगर सरकार खर्चे ज्यादा करती है तो टैक्स घटा देती है। और वही दूसरी तरफ क्या हो जाता है? और दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाता है, अगर सरकार ना अपना एक्सपेंस को घटा दे, यानी कि मैं ना, सरकार खर्चे कम कर रही है, या फिर टैक्सेस को है वो बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, ये किसको, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी।
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सरकार क्यों करेगी ऐसा, अगर इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा हीटेड हो चुकी है तो सरकार को ये करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो हमने क्या क्या अभी तक समझा? कंजम्पशन समझ लिया, हाउस होल्ड कंजम्पशन। दूसरा हमने प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट समझ लिया। तीसरा हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझ लिया। अब अपन चलो बढ़ते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, है ना। एक्सपोर्ट, अब इसको आप ऐसे समझो। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट में फायदा कब होगा, क्या चीज इंफ्लुएंस करता होगा एक्सपोर्ट को आपके हिसाब से? सोचो, 2 मिनट पॉज करो, सोचो। ऑब्वियसली क्या डिपेंड करता है कि जो प्राइस प्राइस इंफ्लुएंस करता है कि आप जो जिस कंट्री में भी आप बेच रहे हो, एक्सपोर्टेड प्राइस, जो आप जो भी प्राइस जो भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट, एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर कंट्री, उनके यहाँ पे क्या दाम में आप बेच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या दाम में बेच रहे हो समझा नहीं। यहाँ की चीज 100 रुपए की है, वहां पे जाके आप 50 में बेच रहे हो, उनके लिए क्या मैटर करता है कि प्राइस कितना है वहां पे, राइट। आप एक्सपोर्ट का धंधे में उनको उनका उनका बेनिफिट होगा तभी ना वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हम आप करोगे, उनको सस्ते में पड़ रहा होना चाहिए। तो यार, अब बात ये आता है कि ये चीज किस पे डिपेंड करेगा कि वहां सस्ता है या महंगा। एक टर्म आपने सुना होगा, एक्सचेंज रेट, राइट। एक्सचेंज रेट आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट, ये सब फालतू की चीजें, फालतू की चीजें टर्म्स कॉम्प्लेक्स करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू, एक करेंसी, एक कोई भी दो करेंसी है, उनको आपस में किस किस कैसे रिलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के टर्म्स में। अभी जैसे सुनते हैं कि भाई डॉलर ना, $1 ₹85 के आस हो गया है, तो हमारा एक्सचेंज रेट कितना है? 85। कितना है? ये हो जाएगा एक्सचेंज रेट। अब ये फंडा हो गया क्लियर। एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो ₹85 लेके जाता हूं, तो जाके मैं $1 खरीद सकता हूँ यूएस का। $1 खरीदने के लिए मुझे ₹85 लगेंगे। ये होता है एक्सचेंज रेट का फंडा। अब अपन चलो दो केसेस लेंगे, बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ना, मान लो अभी एक्सचेंज रेट एक है, एक्सचेंज रेट वन है, यानी वन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा रुपी है डिवाइडेड बाय डॉलर, हमारे करेंसी यूएस डॉलर, उसकी वैल्यू वन है। इसका मतलब क्या? अब मान लो अब आप ना 100 रुपए का सामान बेच रहे हो, ठीक है। आप 100 रुपए का चीज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो क्या होगा? आप 100 रुपए का यहां से सामान लोगे, एक्सचेंज रेट कितना है? एक्सचेंज रेट है वन। तो जब वो यूएस में पहुंचेगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? $100। ऑब्वियसली जब एक रुपए मेरा $1 के बराबर है, तो वहां पे जब 100 रुपए का सामान जो पहुंचेगा उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? $100 हो जाएगी। फर्स्ट केस आपने समझ लिया। अब अपन समझते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस मान लो कि अब मैं बोलता हूँ ना, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। देखो अब आपके सामने एक नया टर्म एक और लेकर के आया कि करेंसी डेप्रिशिएट कर गई 20% से, तो अब जो आप सामान पहले बेच रहे थे उसका प्राइस वहां के कंट्री में कितना होगा? पहले तो अपन समझते हैं करेंसी डेप्रिशिएट कर गई का मतलब क्या होता है। अब मैं ना यहाँ पे से छोटे छोटे केस लेता हूँ। पहले अभी देखो, $1 ₹85 का है, अब भी चल रहा है फिलहाल। अगर मैं बोलूँ कि यही $1 की वैल्यू ₹90 हो गए, और ये बोलूँ कि $1 की वैल्यू 100 रुपए हो गए, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब है कि पहले मुझे $1 खरीदने के लिए ₹85 देना पड़ता था, अब एक वही $1 खरीदने के लिए ₹90 देना पड़ रहा है, और सेम $1 को खरीदने के लिए ₹100 देना पड़ रहा है। मतलब समझ रहे हो, हमारे जो रुपया है, यानी ये रुपी है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम होते जा रही है। डेप्रिसिएशन यानी कि चीजों की वैल्यू घटना, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो केस है इसको क्या कहेंगे हम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, हमारी जो करेंसी की वैल्यू घटते जा रही है। अब वहीं दूसरा केस पकड़ो, वही सेम $1 था, अगर अभी ₹85 है, आगे चल के वो मान लो ₹80 हुआ, अब यहाँ पे आगे जाके ₹75 हुआ, तो इस केस में क्या हो रहा है समझ रहे हो? पहले $1 खरीदने के लिए ₹85 खर्च करना पड़ता था, अब वही $1 खरीदने के लिए ₹80 है, ₹80 खर्च करना पड़ रहा है, और वही $1 को खरीदने के लिए ₹75 खर्च करना पड़ रहा है। तो ये चीज क्या हो जाएगा पता है? इसको कहते हैं एप्रिसिएशन, यानी कि हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ गई। क्लियर हुआ? अब मैं जो दूसरा केस की बात कर रहा था, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारा जो करेंसी है वो ना डेप्रिशिएट हो गया, करेंसी डेप्रिशिएटेड बाय
10-20% से, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारा रुपी जो है डेप्रिशिएट हो गया 20% से, तो अब बताओ प्राइस कितना होगा। अब फिर से वही सवाल, करेंसी डेप्रिशिएट हो गया 20% से, इसका मतलब क्या, करेंसी डेप्रिशिएट, करंट की करेंसी की वैल्यू 20% घट गई। इसका मतलब कि जो जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट वो कितना हो गया होगा, 1.20 हो गया होगा। राइट, 1.20 कैसे। अब पहले देखो, ये फंडा चल रहा था ना, रुपी बाय डॉलर, अब इसकी वैल्यू हो गई 1.2, कि मतलब पहले मैं कोई चीज 1 रुपए में खरीद पा रहा था, तो अब मुझे वही चीज खरीदने के लिए 1.2 रुपीज देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट, और हमेशा ये बात याद रखो कि जो डेप्रिशिएशन होता है वो किसी के अगेंस्ट होता है। तो जो हमारा रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो गया। अब वही सेम फंडा पकड़ते हैं। अब मान लो वही 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज आप वहां पे बेचने जा रहे हो। अब एक्सचेंज रेट कितना है, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट हो गया है 1.2, यानी डॉलर डिवाइड रुपी डिवाइडेड बाय डॉलर, इसकी वैल्यू हो गई है 1.2। तो अब वहां पे जब आप बेचोगे, तो यही 100 डिवाइडेड बाय 1.2 यानी कितना, 83 के आसपास, 83 पॉइंट समथिंग, $83। अब क्या हो गया, अब वहां पे प्राइस कितना बढ़ गया है, $83। जो पहला केस था, जो यहाँ पे हमने पहला केस देखा था, यहाँ देखो, पहला केस में यहाँ पे कितना प्राइस पड़ गया था, यहाँ 100 रुपए में पड़ रहा था जब करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हुई थी वहां पे। अब यहाँ पे कितना पड़ रहा है, अब यहाँ पे पड़ रहा है 83 रुपीज हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, करेंसी जब भी, कंक्लूजन क्या है इसका, करेंसी जब भी डेप्रिशिएट होती है, तब तक हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो जाता है। यानी कि वो चीजें सस्ता पड़ती है तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, उन लोग ज्यादा चीजें मंगाएंगे ना, क्योंकि उनको अब पहले $100 पड़ रहा था वही चीज का दाम, अब उनके लिए पड़ रहा है $83। तो एक्सपोर्ट ऑब्वियसली क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है, कॉम्पिटिटिव यानी कि अट्रैक्टिव हो जाता है, कॉम्पिटिटिव बोलो या फिर अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। अब अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अब रिलेशन क्या था जीडीपी का, जीडीपी का रिलेशन क्या था, C+I+G+X-M। अगर हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो गया, अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया, तो जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 20% डेप्रिसिएशन करने से तो इतनी अच्छी होगी, अगर मैं वहीं रुपए को डेप्रिसिएशन 90% कर दूं तो क्या होगा। रुको, रुको जरा, थोड़ा सा सब्र करो, अब मैं बताता हूँ उस पे कि क्या होगा। उसके पहले ना अपन देखते हैं कि इंपोर्ट का फंडा, सेम वही इंपोर्ट के लिए दो केस, वही दो केसेस लेते हैं हम। ठीक है, पहला केस, केस वन, क्या, वही 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, एक्सचेंज रेट 1 पकड़ा, एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट 1, इसका मतलब क्या, कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1 है। तो वहां पे आप जब वहां से चीजें मंगा रहे होगे, कितनी हो जाएगी, $100 रुपीज, $100 बोल रहा हूँ, रुपीज बोल रहा हूँ, $100 के आसपास हो जाएगा। अब फंडा समझो। अब ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। अब दूसरा केस है, अब यहाँ पे केस टू। अब वही सेम 100 रुपये, बाहर 100 रुपए की है। अब ना अगर मैं एक्सचेंज रेट को हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने ना एक गलती कर दी, 100 रुपए की नहीं, बाहर कोई चीज $100 की मिल रही है, सॉरी, 100 डॉलर, $100 की चीजें वहां मिल रही है, यहाँ पे आएंगी जब हम इंपोर्ट करा रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये इसका पड़ेगा। अब वही चीज बाहर $100 की चीज है, वो हमने इंपोर्ट करा के लाया, अब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो चुकी है, अब करेंसी हमारी मान लो 1.2 हो चुकी है, तो क्या होगा, रुपी बाय डॉलर, उसकी वैल्यू अब 1.2 हो गई, हमारी जो करेंसी वो डेप्रिशिएट कर गई है। तो अब वही चीज हमारे लिए कितने में पड़ रही होगी, 83 रुपीज। राइट, 83 रुपीज नहीं, 120 रुपीज हो जाएगा, 120 रुपीज। चलो थोड़ा सा मैशअप हो गया, मैं समझाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। इंपोर्ट में अगर कोई चीज यूएस में $100 की पड़ रही है, अब एक्सचेंज रेट 1 है, यानी कि 1 रुपए $1 के बराबर है, तो जब आप यहाँ पे चीजें मंगाओगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। अब वही दूसरा केस, इस केस में क्या हो गया कि डेप्रिसिएशन हो गया, ये एसिड जो हमारा जो वैल्यू है ना, करेंसी के एक्सचेंज, हमारा जो करेंसी वो डेप्रिशिएट कितना हो गया, 20% से डेप्रिशिएट हो गया, तो एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 1.2, यानी रुपी डिवाइडेड बाय डॉलर 1.2 हो गया। तो बाहर जो $100 की पड़ रही थी, वो अब अपने इंडिया में कितनी पड़ रही होगी, 120 रुपीज की पड़ रही है। तो इसका मतलब अब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा,
हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेंसी डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट इंक्रीजेस। और ये हमारे लिए अच्छा है क्या? नहीं, क्योंकि अगर इंपोर्ट अगर हमारा महंगा होने लग गया तो हम चीजें मंगवा ज्यादा महंगी हो रही है तो क्या हम मंगाएंगे चीजें? ऑब्वियसली नहीं मंगाएंगे। तो अब आपका सवाल का आपको जवाब मिला कि 90% जब करेंसी डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हम, राइट? अब क्या हम हमेशा हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए क्या? क्या हमेशा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं। इसको मतलब ये एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या है? अगर क्या हमेशा ट्रेड बैलेंस हमेशा हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए क्या? या फिर बोल सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस ही होना चाहिए क्या हमेशा? ऑब्वियसली नहीं। हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं। अगर मान लो हमारा ये है ना, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, हम देश से कांस्टेंट चीजें एक्सपोर्ट करें, लेकिन इंपोर्ट हमारा घटते जा रहा है। अगर हमारी जीडीपी रिसेशन में है, रिसेशन में यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में हमारा जीडीपी घटते जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं ज्यादा खर्च करने के लिए, तो जो ये डिफरेंस है ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्या ये हमारे लिए अच्छा है? ऑब्वियसली नहीं अच्छा है। क्या हमेशा, अब मैं वो उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या हमेशा इंपोर्ट जो है अगर एक्सपोर्ट से अगर ज्यादा है तो ये खराब बात है क्या? इज इट बैड कि हमारा अगर इंपोर्ट ज्यादा ही है एक्सपोर्ट से? ऑब्वियसली नो। मान लो हम कोई ऐसी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मैं जाके मशीनरी मंगा रहा हूँ, बहुत सारे मशीन, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें मंगा रहा हूँ, उससे मंगा के मैं अपने इंडिया में सेटअप करूंगा जिससे कि मैं और ज्यादा यहाँ से प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ऐसा लगेगा कि यार हम डेफिसिट में जा रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वही चीज आगे जाके हमारी जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब क्या समझा? कि कोई भी चीज को हम ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है या बुरा, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, हमेशा डेफिसिट ही होना चाहिए, हमेशा सरप्लस ही होना चाहिए। उसके पीछे की आपको लॉजिक, उसके पीछे का रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो ये फंडा आपको समझ में आ गया? तो अगर मैं वही एक्सचेंज रेट के हिसाब से बताऊं, तो जब भी हमारी करेंसी ना एक्सचेंज रेट, ये आपको बहुत बार दिखेगा कि आप हमेशा देखते रहोगे कि डॉलर घट गया, तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है तो जो एक्सपोर्ट हो जाता है वो अच्छा हो जाता है। एक्सपोर्ट कैसा हो जाता है? अच्छा। और इंपोर्ट जो हो जाता है अच्छा नहीं होता, महंगा पड़ता है। इंपोर्ट क्या पड़ जाता है? हमें महंगा पड़ने लगता है। तो ये कर एक्सचेंज रेट का फंडा समझ में आ गया। तो अब जीडीपी में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ना एक छोटी सी बात है, केन्स करके एक थे इकोनॉमिस्ट, वो अब नहीं है, 1940s के आस 1940 50s में ही उनकी डेथ हो गई थी। वो ना एक टर्म बोलते हैं केन्स मल्टीप्लायर, नाम में जोड़ो, नाम में कुछ नहीं रखा, ये अंग्रेजी समझना नहीं है अपने को, अपने को समझना है ये चीज। वो क्या कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, मान लो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का स्पेंडिंग किया, तो पहले फर्स्ट लेवल पे क्या होगा? फर्स्ट लेवल पे गवर्नमेंट जब 100 करोड़ रुपए स्पेंडिंग करेगी, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ करेगी तो जीडीपी भी पहले फर्स्ट लेवल पे क्या होगा? 100 करोड़ से बढ़ेगा। अब बिल्कुल 100 करोड़ से जीडीपी बढ़ा। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम भी कितने से बढ़ गया? इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ गया। अब इनकम 100 करोड़ से बढ़ गया तो जो हमारा कंजम्पशन है, हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है, वो भी 100 करोड़ से बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। तो अब क्या पहले फर्स्ट स्टेज में तो जीडी अगर सिर्फ स्पेंडिंग 100 करोड़ से बढ़ी तो जीडीपी 100 करोड़ से, अब जब कंजम्पशन 100 करोड़ से और बढ़ गया तो जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 100 करोड़। मतलब फंडा क्या है कि सेम, अगर गवर्नमेंट अगर एक्स स्पेंड करती है तो जो जीडीपी में जो इफेक्ट है ना, वो एक्स से ज्यादा इफेक्ट पड़ने लग जाता है। क्योंकि क्या हुआ, मैंने आपको वही समझा, फंडा समझा है। ये पूरा गेम कैसे चलता है कि जीडीपी बेसिकली क्या है? इनकम है, राइट? अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो अगेन जीडीपी बढ़ने लग जाएगा। अब वही दूसरा साइकिल अगर मैं बताऊं तो दूसरा साइकिल क्या है कि अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है, गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, बिल्कुल, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और ये जो कंजम्पशन बढ़ा तो अगेन जीडीपी बढ़ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ सारा? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो बस जीडीपी का यही फंडा था। अगर और ऐसे कुछ होता है कि अगर मान लो जो एप्पल है, वो एप्पल कंपनी है तो यूएस की, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे आते हैं अपने इंडिया, और अपने इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
ये अपने इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो किसके जीडीपी में काउंट होगा? ऑब्वियसली इंडिया के, क्योंकि क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी नेशंस पॉलिटिकल बाउंड्री इज कॉल्ड एज जीडीपी। एकदम सिंपल फंड है। तो वैसे ही कुछ कुछ बहुत सारे आपको नए नए टर्म्स मिलेंगे। कोई बोलता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब इंडियन नेशनलिटी, वो चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे जीएनपी में काउंट होगा। वैसे ही होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, कि हम यहाँ पे कोई चीज इतने में खरीद पा रहे हैं, वहां पे कितने में खरीद पाएंगे, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे इंपैक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा पीपीपी। वो सब ज्यादा जानने के नहीं होगा। और आपको ना सिर्फ दो टर्म सुनने को बहुत बार मिलेगा। एक होता है कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? और दूसरा होता है कि रियल जीडीपी। मैं आपको इसको मैथ से समझा सकता हूँ, लेकिन बेसिक समझो कि नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, चीजों के दाम बढ़ने को, यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है उसको भी इंक्लूड करके चलता है। और ये जो रियल जीडीपी होता है, ये इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता। इन्फ्लेशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो क्या फंडा है कि अभी मतलब कोई चीज अगर 5 रुपए की है, वो चीज अगर 6 रुपए की हो गई, तो अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि चीज का दाम बढ़ गया। लेकिन वही रियल जीडीपी के कैलकुलेशन में एक बेस ईयर मान लेंगे। मान लो पिछले साल 5 रुपए की वो चीज थी, तो उसको 5 रुपए पकड़ेंगे। अब देखेंगे हम क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई, तो वो हो जाएगा रियल जीडीपी। अगर क्वेश्चन, अगर कोई भी नहीं, अगर सिर्फ जीडीपी की जनरली बात हो रही है, तो जनरली किसकी बात कर रहे होते हैं? रियल जीडीपी। हमें वैसे भी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको ही देना चाहिए? रियल जीडीपी। ऑब्वियसली कुछ कुछ जगह पे वहां पे नॉमिनल जीडीपी को फैक्टर करना ज्यादा जरूरी है, बट रियल जीडीपी आप हमेशा ट्राई करो प्रेफर करना। तो अब आई होप आप इसके बाद आपको कभी भी आप जब न्यूज़ सुनोगे कि हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन की हो रही है, हम फिफ्थ पोजीशन पे हैं, वहां का ये जीडीपी घट रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, राइट? ये सारे जो भी चीजें, ट्रेड सरप्लस, डेफिसिट, एक्सचेंज रेट, ये सबका फंडा अब आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आज से आगे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो होप सो आपको मजा आया होगा। हाँ, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय। बाय।